हेलो जी, क्या हाल है? आज की वीडियो में हम यूनिअसिस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर देखने जा रहे हैं ए टू ज़ी। ये आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद उस पे यूनिअसिस्ट पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उनको रीनेम कैसे करना है और यूनिअसिस्ट कितना टाइम लेती है, कितना पहले अप्लाई करना चाहिए, यूनिअसिस्ट कितना टाइम लेगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी कितना टाइम लेगी और यूनिअसिस्ट जो आपको रिस्पॉन्स भेजती है वो कैसे होगा। साथ में मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा कि मैंने किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी से जो रिस्पांस आया वो कैसा होता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में ये कि यूनिवर्सिटी पे हम पेमेंट किस तरह कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के, और अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो आपने विदड्रॉ करनी हो तो उसकी हम पेमेंट यूनिवर्सिटी से वापस किस तरह ले सकते हैं। और साथ में हम वीपीडी और नॉर्मल अप्लाई का भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड करना लाजमी होता है या नहीं, और अटेस्टेड सेंड करनी होती हैं या नहीं सेंड करनी होती, और किस तरह ये सारा प्रोसीजर होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन से। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और हम लिखेंगे यूनिअसिस्ट। सब मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन हमने एक डेमो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिअसिस्ट का पोर्टल है। यहाँ पे लैंग्वेज अगर आपकी जर्मन सेलेक्ट हुई है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। और इसके बाद ये कोई नोटिस है, इसको हम देख लेते हैं। और ये देखें तो हमारे पास ये यूनिअसिस्ट है क्या, ये बता रहा है कि योर एक्सेस पॉइंट टू जर्मन यूनिवर्सिटीज़, ये 180 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को इवोल्यूएट करने में हेल्प करती है उनकी। और साथ में ये एक रिपोर्ट बनाती है, आपको भी सेंड कर देती है और यूनिवर्सिटी को भी सेंड कर देती है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। तो ये अप्लाई इन 6 स्टेप्स ये बता रहा है, इन्फॉर्मेशन इन एडवांस, और अपनी एप्लीकेशन प्लान करनी है, फिर डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, अप्लाई ऑनलाइन करना है और फीस पे करनी है, और फिर आप ट्रैक भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टेटस क्या होते हैं यूनिवर्सिटी पे, ये भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ यूज़फुल टूल्स हमारे पास हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। तो माई असिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे जाएंगे। चूँकि लॉगिन नहीं तो हम कहेंगे कि हमने रजिस्टर करना है, तो हम रजिस्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और रिपीट और पासवर्ड वगैरह, और इसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे। उसको रजिस्टर करने के बाद आपको इस तरह के इंटरफेस मिलेगा कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग ए न्यू अकाउंट। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास एक पासवर्ड और ईमेल आ चुका है। तो एक इमेजिनरी हमारे पास पासवर्ड और ईमेल, इससे हमने अभी साइन इन किया है, तो हम इसके साथ लॉगिन हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये स्क्रीन मिलेगी। फर्स्ट स्टेप पहले आपने कंप्लीट करने हैं। तो जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, साथ में फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, नेम ऑफ एक्स जो है वो खाली छोड़ दें आप। ये शुरू में कुछ लोगों के होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में नहीं। तो हम अपनी यहाँ पे बर्थडे देख लेते हैं, और साल जिस साल आप पैदा हुए वो मुबारक साल, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप अपना पासपोर्ट से देख के, ज़िला होता है लाजमी नॉर्मली, तो वो आप देख लेंगे। और पाकिस्तान हम कर लेंगे, और हम स्टेटलेस नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, प्राउड पाकिस्तानी। और ये कह रहा है मैरिड हैं आप, नहीं हम मैरिड नहीं हैं, किस्मत नहीं है इतनी। और आई केम टू जर्मनी एज रिफ्यूजी, नहीं ये वाला सीन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप अपना प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज। तो स्ट्रीट नेम और ये वो आपने लिखना है। स्ट्रीट नेम हम इसको दे लेते हैं, बर्लिन का ही दे लेते हैं। बर्लिन का नहीं, आप तो पाकिस्तानी देते हैं, हम भी पाकिस्तानी दे लेते हैं इसको। हम कह देते हैं इसको कुछ इस तरह, जो भी आपका सेव होगा एड्रेस वो आ गया, पोस्टल कोड भी आ गया। बर्लिन नहीं, इसको हम अपना कर देते हैं। तो ये आ गया। साथ में हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा कंट्री है, और साथ में कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा ओनली नेसेसरी एप्लीकेंट आईडी एंड 12 डिजिट्स, ये आपको नहीं करना। ओनली नेसेसरी फॉर DOESV कोर्सेज, ये भी हमारा नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब कह रहा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्राम स्कूल। यस, ग्रेजुएट हुए हैं स्कूल से, तभी यहाँ पहुँचे हैं। इन विच कंट्री हैव यू ग्रेजुएटेड फ्राम स्कूल, तो हमारा प्यारा पाकिस्तान। और नेम ऑफ़ योर हाईएस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये हमारे पास है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल, तो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अदर स्कूल, हैव यू पास्ड, नहीं स्टूडेंट एंड कोलीग, हम मास्टर के लिए फिल कर रहे हैं तो नहीं। अगर बैचलर में आपने स्टूडेंट एंड कोलीग किया तो वो भी आप कर लेंगे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, हैव यू कंप्लीटेड और विल सून कंप्लीट ए फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम of at least 3 years after graduating from school, have you completed? Yes, we have completed. In which country you attain this first degree, तो हमने अपने पाकिस्तान में किया है। और नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है कि नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किधर गई, शायद ना हो, ये खड़ी टेक्सला।
तो ये आ गई अदर यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ लिस्ट नहीं है तो अदर यूनिवर्सिटीज़ पे आप क्लिक कर देंगे, और नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव अर्नड और विल बी अर्निंग शॉर्टली, तो वो भी तो हमारी यही यूनिवर्सिटी है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नो रिज़ल्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव अर्नड और विल बी अर्निंग शॉर्टली। अच्छा, तो अच्छा ये नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी डिग्री, अच्छा डिग्री का नाम पूछ रहा है। ओके, डिग्री का नाम जो है वो हमारा है कंप्यूटर साइंस, कहाँ गया, बैचलर ऑफ साइंस, नहीं, मास्टर ऑफ साइंस भी नहीं, तो यहीं पे होगा ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होगा। नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट हम लिखते हैं कि कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस नहीं, सिंपल कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे एक नया टेस्ट आया है, हमारे वक्त में तो नहीं था, खैर टेस्ट AS ये भी हमारे पास नहीं है, तो हम कहते हैं कि आई हैव रीड, ऑलवेज रीड, और हम इसको पासवर्ड भी दे देते हैं, तो हम सेव कर देते हैं इसको। ओके जी, यू आर न्यू इनबॉक्स, एनी मैसेजेस विल बी मेड अवेलेबल इन कन्फर्मेशन रेगुलरली। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कह रहा है कि इस इनबॉक्स में आपको यूनिअसिस्ट की तरह से एप्लीकेशन मतलब उनके मैसेजेस मिलते रहेंगे, कोई भी अपडेट होगी तो कह रहा है आप यहाँ चेक करते रहें। ओके, चेक करते रहेंगे। तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया, और माय अकाउंट में देखें तो क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे कोई अगर आपके पैसे जो हैं रिफ़ंड होते हैं तो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, और आप मज़ीद एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपको हैंडलिंग फ़ीस जो है फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 75 यूरो है, और सेकंड थर्ड जो भी एप्लीकेशन आगे होगी उसके लिए 30 यूरो, और इन वन एप्लीकेशन सेमेस्टर, हर एप्लीकेशन सेमेस्टर मतलब एप्लीकेशन सेमेस्टर से मुराद एक विंटर में आप अप्लाई करेंगे तो पहली की ये होगी और बाद वालों की ये होगी। तो ऐड क्रेडिट पाकिस्तान से करते हुए हम नॉर्मली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, पैसे यहाँ लिखते हैं और फिर कंटिन्यू, लेकिन इसको हम अगले पार्ट में देखते हैं। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, साइन आउट चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओवरव्यू यहाँ पे है, अगर आपका एप्लीकेशन ओवरव्यू है तो आप वो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इधर देखें, यहाँ पे हम कोई सा एक डॉक्यूमेंट पकड़ लेते हैं, अगर चाहिए कोई और डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी देखें तो हमारे पास CV अपलोड कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, पासपोर्ट, स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको कह देते हैं कि ये CV है हमारी, लेट्स सपोज है नहीं CV। और यस, ये हमारे पास, ये देखें डिलीट आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, और डॉक्यूमेंट की रीनेमिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको अपने यूनिअसिस्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिअसिस्ट, और दूसरी जो ID मेरी अपनी ID है उससे हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि उसकी रीनेमिंग वगैरह कैसे करनी है। तो आ गए हम यहाँ पे, और उसको हम करेंगे अपना साइन इन, ये पहले से साइन इन हुआ है तो हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो ये हम अपने ऑफिशियल जो मेरा था यूनिअसिस्ट उस पर हम आ गए हैं इस ईमेल के साथ, और साथ में ये जो आपका ID होता है ये एक नंबर आपको असाइन कर देता है, आपके एप्लीकेशन को वो यूनिअसिस्ट इसके ज़रिए ट्रैक करता है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह भी यूनिअसिस्ट से पूछना हो तो ये नंबर आप सब्जेक्ट में लिख के उनसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो खैर हम चलते हैं ज़रा अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखें तो ये देखें, इस तरह आपने रीनेमिंग करनी है। ये जिस तरह आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैंने अपना सेकंड नाम लिखा हुआ है, आप अपना कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मोटिवेशनल लेटर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, और हर मोटिवेशनल लेटर के साथ यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि ये वाला डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी को भेजना है। तो साथ में ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये जिस यूनिवर्सिटी का है उसका नाम लिखा हुआ है, साथ में ये एक जेनेरिक चीज़ है तो ये भी मैंने लिखी हुई है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होती है सब में। तो ID कार्ड वो भी मैंने अपना लिखा हुआ है, पासपोर्ट तो अपने नाम के साथ। तो इस तरह आप नाम के साथ लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी के जो बंदा जो मैनुअली चूँकि वो इवोल्यूएट करते हैं तो उनके लिए ईजी होता है कि जो उनके डाउनलोड्स में पड़ा होता है तो ईजीली देख सकते हैं इस एप्लीकेंट से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और साथ में ये देखें मोटिवेशनल लेटर, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि सही अपलोड हुआ है, और डिलीट भी कर सकते हो। मैं डिलीट क्यों नहीं कर सकता, ये कह रहा है कि बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑलरेडी इवोल्यूएटेड एप्लीकेशन, ये भी एक वजह हो सकती है। और जब मैंने अप्लाई किया था तब ये ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं था, तभी ये देखें मैंने 2 बार अप्लाई किया हुआ है। किस तरह, ये देखें ये अच्छी रीनेमिंग कन्वेंशन के साथ है, उमेर ट्रांसक्रिप्ट VS कंप्यूटर साइंस। और सबसे पहले मैंने ये गलती से ये कर दिया था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू डिलीट इट, तो मैंने ये दोबारा अच्छी रीनेमिंग के साथ अपलोड कर दिया था। तो इसी तरह प्रोफिशिएंसी लेटर हमारे पास है, आइट्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, साथ में मेन्यू में से आपने सेलेक्ट भी वही करना है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चेंज हुई है, तो हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं ताकि आपको
मज़ीद समझ आ जाए, ये देखें, ये अब आईडी कार्ड था तो इसमें मैंने अदर सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मसला नहीं है, बस आप जिस हद तक पॉसिबल हो वही सिलेक्ट करें। अगर कोई उस मेन्यू से वो आपको नहीं मिल रहा रिलेटेड वाला, तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। अच्छा, बैक टू डमी अकाउंट, अपने डमी अकाउंट पे आते हैं, ये आलमंड वाला। तो इसमें हम अब इस स्टेज पे ना आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे बनानी है, वो ये वीडियो आ रही है। मैं बना चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कैसे करनी है, कोर्स सेलेक्ट कैसे करनी है। उधर से सिलेक्ट हो गया, अब हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम उस कोर्स का नाम लिखेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे इधर, और इधर ये सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना साइट हम लिखेंगे, आप जो भी करना चाह रहे हैं। तो हम डेटा साइंस ही लिख लेते हैं, डेटा साइंस, साथ में मास्टर्स भी लिख लेते हैं, तो मास्टर्स वाले। तो वो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट हो जाएंगी। टाइप ऑफ डिग्री, यहाँ पे मास्टर, हम सिर्फ डेटा साइंस लिख लेते हैं, और सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं हम कहते हैं चलो कोई भी आ जाए, यूनिवर्सिटी कोई भी आ जाए, फेडरल स्टेट कोई भी हो जाए। और टाइप ऑफ डिग्री हम कह रहे हैं कि मास्टर हो जाए। और ये पार्शियल कोर्सेज ऑफ स्टडी, ये भी सारे शो करा दे। यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल हो, ये भी, ये आल का ऑप्शन है। यहाँ पे शायद लैंग्वेज चेंज हुई है, तो इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये फिर हमें ओके करना है। अच्छा, इधर फिर हम वही लिखेंगे, डेटा साइंस सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर कोई भी आ जाए हमारे नज़दीक, और पार्शियल ये आल, ये सारा आल है, और यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल ये भी आल। तो यहाँ पे हम अब सर्च कर लेते हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो ये ऑफ़र कर रही हैं। ये देखें, ये की है मास्टर इन साइंस एंड इन अपर ऑस्ट्रिया, और समर के कुछ कोर्सेज आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, और ये बैचलर का भी साथ में आ रहा है, ये देखें अलग। अच्छा, यहाँ पे टाइप ऑफ डिग्री नहीं सिलेक्ट हुई थी, तो अब हो गई होगी, अब मास्टर के आ रहे हैं, ये देखें। तो ये जो सारे हैं ना, ये मास्टर के कोर्सेज आ रहे हैं, तो इनमें से कोई हम एक दो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक चिमनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक कोई और कर लेते हैं, पहला कर लेते हैं, दूसरा ये डेटा साइंस बेफिल्ड ये कर लेते हैं। चलें जी, ये दो कोर्सेज सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब अब हम इन दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब हम ये यूनिवर्सिटीज़ ने जो सिलेक्ट की हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ये वाला बटन जो है आपके पास, ये देखें, ये हमारे पास लिस्ट हो गई। ये देखें, ये अप्लाइड साइंसेज बेफील्ड आ गई, और मास्टर इन साइंस चिमनीज़ यूनिवर्सिटी आ गई। तो ये आ गई। अब आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट की जो है वो 75 यूरो है, और दूसरे की 0 है। वाह, नॉर्मली ऐसा होता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी की 30 होती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की 0 है। इसका मतलब ये जो आप यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, इसकी फ़ीस भी जो 30 यूरो है, ये भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जो कि चिमनिटीज़ है वो देगी इसकी यूनिवर्सिटी को, हमें नहीं देनी, हमें यहाँ 0 शो कर रहा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी जो होती है, उन सबके 30 यूरो होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी 0 ले रही है। इसी तरह पोर्ट्सडम यूनिवर्सिटी वो भी 0 लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 0 लेती हैं, वो खुद पे करती हैं यूनिवर्सिटी को, लेकिन नॉर्मली हमें पे करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 75 यूरो हमें देना ही देना है। अब यहाँ पे देखें तो हम इधर देखें, हैंडलिंग फ़ी तो आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, जहाँ पे लिखा हो कि ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये लिखा भी हुआ है, फॉर दिस एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स एन ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटीज प्री चेक, सिंपली अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू योर माई असिस्ट अकाउंट इवन विदाउट ऑफिशियल सर्टिफिकेशन। यहाँ पे वो अटेस्टेशन भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि इन सम केसेज यू विल नीड टू सबमिट फर्दर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आपको एडमिशन लेटर आ जाए तो फिर वो आपसे मांग सकती हैं सर्टिफाइड कॉपीज़, और फिर आपको देनी होगी। तो ये ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ नीचे देखें तो यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन। इसका मतलब आपको यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं, उसके बाद वो आपकी इवोल्यूशन स्टार्ट करेगी। तो खैर, अच्छा, अब हम यहाँ पे पेमेंट पे चलते हैं, लेकिन ये देखें पेमेंट का ऑप्शन हिडन है। द रीज़न इज़, ये देखें, ये रेड में आ रहा है अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन, अनआंसर्ड मैंडेटरी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इसी पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन आपसे करती हैं, आपने उनका जवाब देना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका नहीं भी होता, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हमें चाहिए आंसर। चलो देखते हैं कौन से आंसर हैं, इनको आंसर देंगे तो फिर हम अगले पेमेंट पर जाते हैं और फिर पे करते हैं, करेंगे नहीं, वैसे ही डेमो करेंगे। तो एजुकेशनल डाटा ये मांग रहा है हमसे। एक तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं, और फिर कोर्स ऑफ स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम नहीं होगा, कुछ के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ आपसे यहाँ पे आइल्स या लैंग्वेज से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछ रही होंगी, कुछ आपके प्रीवियस स्कूल का पूछ रही होंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पूछ रही होंगी। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। तो हम नीचे वाली का देखते हैं, ये क्या मांग रहा है। तो किसी एक का हम फिल कर देते हैं और एक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्योंकि ये हर एक के लिए डिफरेंट है। तो ये कह रहा है कि चलो इसको फिल कर लेते हैं। एजुकेशनल डाटा, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल दैट यू अटेंडेड मोस्ट रिसेंटली एंड द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यू ऑब्टेन्ड। स्कूल 1, ओके, ये कह रहा है स्कूल 1 में आप अपना मैट्रिक का लिख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल। तो पीरियड ऑफ अटेंडेंस कह रहा है कि कब से कब तक। तो हम ये लिखेंगे कि अब हमें स्टार्ट तो याद नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि स्टार्ट हमारा मार्च या अप्रैल से हो रहा होता है सेकेंडरी।
तो हम इसको कह देंगे कि पहले मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। तो 2014 से आगे 2 भी लिख देते हैं और साथ में फिर ये कह रहा है तो आगे जो अगली डेट है वो आपकी मैट्रिक की एफएससी की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, डिग्री होती है, उस पर लिखी होती है, तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट वाला मंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2016 कर देते हैं। और नेम एंड लोकेशन, तो नेम एंड लोकेशन भी आपने ये स्कूल की देनी है, मैं वैसे ही अपना नाम डाल रहा हूँ, लेकिन आपने स्कूल की नेम और लोकेशन देनी है। तो उसके बाद कंट्री आपने लिखा और नेम ऑफ सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैट्रिकुलेशन लिख दें। और नीचे आए तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपने वहाँ से जो आपकी डिग्री पे लिखा होगा आपने कोई उसमें से सेलेक्ट कर लेना। और हम 2000 कोई सा भी 2014 सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एन अदर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल, नहीं हमने एक बार ही किया है तो हम इसको दूसरे को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो हैव यू पास द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये मतलब है कि पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पीछे कौन सी डिग्री यूज़ हुई है, वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो हम कहेंगे यस हमने पास किया है। और ये कहेगा यूनिवर्सिटी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम कहेंगे एफएससी या जो भी आपका होगा। और डेट हम कोई सी डाल देंगे जो आपकी होगी, हम इधर 2016 ही दे देते हैं। और आप कह रहा है स्टडीज़ आउटसाइड जर्मनी, तो स्टडीज़ आउटसाइड जर्मनी, हैव यू स्टार्टेड और कंप्लीटेड डिग्री, यस आउटसाइड जर्मनी, यस हमने की है, तो हम इसको यस करेंगे। और ये कह रहा है कि इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी और पीरियड ऑफ स्टडी आपने अपना लिखना है, तो हम यहाँ पे कोई सा भी लिख देते हैं, ईयर लिखना है तो हम 17 लिख देते हैं। और साथ में वो कह रहा है 2 भी लिखोगे, किस दौरान से किस दौरान था, तो हम कह देते हैं कि भाई 2017 से 2021 तक हमने पढ़ा है। तो नेम एंड डिग्री ऑफ अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, वो भी आपने नेम और डिग्री लिख कर लिख दें, इंस्टीट्यूट का लोकेशन ऑफ स्टडी, जो आपकी लोकेशन है वो, सब्जेक्ट एरिया कंप्यूटर साइंस जो भी है, टाइप ऑफ डिग्री या क्वालिफिकेशन, तो ये देखें बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस, तो मास्टर ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग जो भी आपका होगा। हैव यू सक्सेसफुली, यस सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिग्री प्रोग्राम, यस ये वाला सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है। अब कह रहा है कि दूसरा भी कोई डिग्री है, कोई 2 बैचलर किए हों तो दूसरा भी ऐड करो। आगे कह रहा है कोई तीसरा और भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी ऐड करो, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने डबल मास्टर किया हुआ है, डबल बैचलर किया हुआ है। तो प्रीपरेटरी कॉलेज असेसमेंट टेस्ट, तो ये कह रहा है कि फॉर मोर अबाउट स्टूडेंट एंड कोलीग, तो स्टूडेंट एंड कोलीग हमने नहीं किया हुआ, हम इसको कहेंगे अटेंडेंस, ये भी नहीं किया हुआ। करंटली भी हम नहीं है तो हम कहेंगे नहीं। फर्स्ट, अच्छा ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी वो ऊपर अगर होता तो फिर हम ये फिल करते, नहीं है। स्टडीज़ इन जर्मनी, तो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनी स्टडीज़ अंडरटेकन एट ए यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, तो नहीं भाई पहली बार तो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, हमने नहीं पढ़ा, तो अगर पढ़ा है तो फिर हमें ये फिल करना है। तो ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो चलो शुक्र है, आप सेव करते हैं, नहीं सेव नहीं, दूसरा टैब भी था इसका, वो भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ जर्मन, नहीं भाई कोई नहीं है। आर यू करंटली एनरोल्ड इन जर्मन कोर्स, नहीं, अगर होते तो चलो फिल करना। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हाँ है। और व्हाट इज़ द लेवल ऑफ़ योर इंग्लिश, तो आप लिख सकते हैं कि मेरा B2 है या मेरा C2 है, तो मैं C1 है तो C1 लिख लेता हूँ। हैव यू कंप्लीटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेस्ट, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट, नहीं किया। इफ़ यू हैव, अच्छा इफ़ यू हैव तो उसको छोड़ देते हैं। टोफिल है, नहीं है। और साथ में विच टाइप ऑफ टेस्ट है ही नहीं। आइल्स एकेडमिक है, यस तो है, तो हम लिख देंगे कि हमारा C1 है। एंड ओवरऑल स्कोर हम लिख देते हैं 7। और हैव यू ग्रांटेड अजाइलम, नहीं अजाइलम नहीं है। आर यू टेकिंग पार्ट इन एक्सचेंज प्रोग्राम, नहीं ये भी नहीं है। इफ़ सो विच वन। आर यू अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू नेक्स्ट अवेलेबल, नहीं। हैव यू ऑलरेडी बिन एग्जामिन्ड फॉर एडमिशन, नहीं। हाउ मैनी टाइम्स, जो भी है। आर यू अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू नेक्स्ट अवेलेबल प्री स्टडी, नहीं कुछ नहीं। तो हम इसको सेव कर देते हैं। खुदा करके ये सारे सवाल ख़त्म हुए। अब देखें, अब आ गए अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन, शुक्र है। तो ये चूँकि हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट होता है तो आप खुद करेंगे। अच्छा, अब ऊपर वाले का देखें तो उसके अभी भी खड़े हैं, तो हम अब इसको जब तक फिल नहीं करेंगे हम पेमेंट पे नहीं जा सकते। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम इस साहिब को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हो ही रिमूव गया। तो अब ये देखें, अब इस यूनिवर्सिटी के जहाँ 0 थे वो 75 हो गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहली एप्लीकेशन के तो 75 लेने हैं, तो ये इस वजह से हो गए। तो वो मैंने दूसरा रिमूव कर दिया, वरना मुझे क्वेश्चन के आंसर करना पड़ते, फिर ही हम पेमेंट पे जा सकते थे। तो हम वैसे ही पेमेंट ऐप चले जाते हैं। चूज़ पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे हम, और जब हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आपका पास HBL या बैंक ऑफ फ्लाग कोई भी है उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। और
उस पर मेक श्योर करें कि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं वो ऑन हो। आप अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो खोल दें। एक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस खोल दें और दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस खोल दें। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे और यहाँ पे देखें तो आपके पास वो बता रहा है कि टोटल 75 यूरो हैं और हम कहते हैं चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पेमेंट प्रोसेस पे चलते हैं और पेमेंट प्रोसेस हमें एक नए पेज पे लेके जाएगा और ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास 75 यूरो हैं। यहाँ जर्मन से हम दोबारा इंग्लिश में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कार्ड होल्डर का नाम, अपना नाम लिख देते हैं, कार्ड नंबर हम ऐसे ही को डाल देते हैं, मंथ भी डाल देते हैं और आपके कार्ड के बैक एंड पे 3 डिजिट का नंबर होता है, हम वो भी कोई सा डाल देंगे। तो इसके बाद हम पे करेंगे तो ये पे हो जाएगा। मतलब अगर आपके 2 फैक्टर अथेंटिकेशन हुई है तो वो एक कोड आएगा और वो कोड आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीज़ा या मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं कर रहे तो हम यहाँ कैंसिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो कैंसिल पेमेंट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हम वापस जाते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें, ये जो है ना टेक्निकल, इस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे थे ना, इसमें हम अप्लाई कर रहे थे, इसमें, हाँ ठीक है यही थी, ये ऊपर मैंने वैसे ही कैंसिल किया था। अच्छा ये देखें यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट कैंसिल कर दिया तो अब पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। अब क्या किया जाए? अब सबसे पहले ये है कि आप दोबारा अब ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले आपको विड्रॉ एप्लीकेशन करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे विड्रॉ एप्लीकेशन और फिर कन्फर्म करेंगे। तो ये कह रहा है ठीक है, हम विड्रॉ एप्लीकेशन करते हैं। अब जब हमने विड्रॉ एप्लीकेशन कर ली है तो ये विड्रॉन का स्टेटस आ गया है। तो अगर हमने अब दोबारा अप्लाई करना है तो अब हम दोबारा करेंगे इसको, ऐड कोर्स ऑफ स्टडी। तो अब ये दोबारा ऐड हो गया। अब हम यहाँ जाएंगे और ये दोबारा आया हुआ है, तो अब हम इसको दोबारा से चूज़ पेमेंट और फिर जाएंगे। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप एक दिन अप्लाई करें और 2 यूनिवर्सिटीज़ में अगले दिन अप्लाई करें। तो हर बार आप इस तरह चूज़ पेमेंट ऑप्शन पर जाके वहाँ पे करेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर आप फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दरमियान में कैंसिल किया तो एप्लीकेशन विदड्रॉ करनी है और फिर उसको ऐड करके फिर उसमें अप्लाई करना है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको VPD का बता दूँ कि VPD और आम एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो हम VPD सर्च करते हैं, शायद कहीं आ ही जाए कुछ सर्च में। तो अच्छा इसको सर्च करते हैं VPD। अच्छा ये आ गया, यूनिवर्सिटी सू कॉलन VPD। तो VPD का मैं यूँ बताऊँ आपको तो 2 तरीके होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी पे हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी इवॉल्यूएट करके हमें भी रिजल्ट दे देती है और यूनिवर्सिटी को भी दे देती है और यूनिवर्सिटी फिर फर्दर मेरिट बनाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि VPD हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसको इवॉल्यूएट करती है और रिज़ल्ट सिर्फ हमें भेजती है और हमने वो रिज़ल्ट उठा के यूनिवर्सिटी को देना होता है। यूनिवर्सिटी की पहले से रिक्वायरमेंट होती है कि हमें VPD सबमिट कराओ। VPD सबमिट कराओ का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी का जो इवॉल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो VPD है। तो यूनिवर्सिटी ने आपको वो इवॉल्यूएट करके दे दिया, वो एक डॉक्यूमेंट आ गया और अब वो डॉक्यूमेंट आप यूनिवर्सिटी को दे देंगे, तो ये VPD हो गया। तो ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिस तरह TU म्यूनिख है, ये जिस तरह ये कॉलन की यूनिवर्सिटी है, तो ये भी लेती हैं। अच्छा ये तो हो गया कि अप्लाई किस तरह करना है। इस तरह पेमेंट कर देंगे और वो चली जाएगी। यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेटस उसके चेंज होते रहेंगे। अगर यूनिवर्सिटी का स्टेटस आ गया ओके तो इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी और यूनिवर्सिटी को उसने सबमिट कर दिया। अगर विदड्रॉन का स्टेटस है तो इसका मतलब आपने एप्लीकेशन विदड्रॉ कर दी है। और अगर पेमेंट पेंडिंग है तो पेमेंट पेंडिंग का आ रहा होगा और साथ में अगर वो इवॉल्यूएशन मतलब उनका प्रोसेस जारी है तो आ रहा होगा इन इवॉल्यूएशन। तो अब सीन ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हो तो आपने डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है ताकि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो तो भी यूनिवर्सिटी आपसे मांग सके। और आल्सो यूनिवर्सिटी जो है वो 3 से 4 हफ्ते लेती है इवॉल्यूएट करने में। आजकल उन्होंने टाइम अपडेट कर दिया, वो अपडेटेड टाइम आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं, लिखा होता है उन्होंने। तो उस टाइम में आपकी एप्लीकेशन इवॉल्यूएट करती है और फिर रिजल्ट आपको भी भेज देती है और यूनिवर्सिटी को भेज देती है। आगे यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन कम से कम 2 से 3 हफ्ते लेती है, इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकती है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस। तो वो आपकी एप्लीकेशन को देखती है और फिर मेरिट के लिहाज से या जो भी उनका क्राइटेरिया फर्दर क्राइटेरिया है उसके मुताबिक फिर आपको एडमिशन लेटर भेजती है। तो अब मैं ज़रा आपको अपने जो अकाउंट है उसका विज़िट देता हूँ कि मेरे अकाउंट में जो था वो क्या सीन था। तो ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे ईमेल देखें तो मेरी है और साथ में हम देखें तो लैंग्वेज जो है हम इंग्लिश कर लेते हैं अगर पहले नहीं है तो। और ये देखें अब हमारे पास ये माई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन रिव्यू। ये देखें हमारे पास ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में मैंने अप्लाई किया था और ये स्टेटस इसका ओके है। इसका मतलब इसने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दी थी। और ये देखें ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन थी, हमारे टाइम कोरोना था तो ये सारा था ही ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन। आई नेवर सेंड डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी, लेकिन आजकल फिर वो मांग रहे हैं।
तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और इसके अलावा मास्टर वेब इंजीनियरिंग तो ये भी ओके है। जब ओके आ जाए इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो चुकी है, आगे यूनिवर्सिटी पे है। उसके बाद देखें तो ये बर्लिनर होक्सलेफर टेक्निक यहाँ पे भी ओके है और यहाँ से मैंने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा हूँ। तो उसके बाद नीचे देखें तो एक और ये मैंने विदड्रॉ कर ली थी, मतलब पेमेंट दोबारा करनी पड़ी, तो वो ऊपर वाली वैलिड है ये नहीं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो 3-4 हैं ये हैं। अच्छा, इसके बाद माई अकाउंट पे चलें तो माई एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो आई थिंक मेरे जो अकाउंट है उसका टूर यही है। अच्छा, आपको कुछ मज़ीद बताता हूँ। हाँ, मज़ीद में ये कि इनबॉक्स में चलते हैं, माई इनबॉक्स में। तो माई इनबॉक्स में देखें तो ये देखें, ये आपके पास इवोल्यूशन रिज़ल्ट है, इवोल्यूशन रिपोर्ट है और इवोल्यूशन रिज़ल्ट है। 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे सेंड किए हैं, डेट्स उसके ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा, देखें तो सबसे नीचे वाले को देखते हैं, डाउनलोड करते हैं कि ये क्या है। जब आपकी एप्लीकेशन पे उसने वो कर दिया, आपकी एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन ले लिया, तो ये देखें योर एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेयर मोहम्मद उमैर विद योर एप्लीकेशन यू चूज़ मोर जो भी है, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि इट इज़ क्लियर टू कंफर्म दैट वी विल फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू द प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस इलेक्ट्रॉनिकली टू बर्लिन। ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी एप्लीकेशन आपने इनिशियल क्राइटेरिया फुलफिल किया है, अब हम ये यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरीज टू द बर्लिन, जो आपकी यूनिवर्सिटी आप डायरेक्ट उधर करो, हमारा काम पूरा हो गया। और नीचे लिख रहे हैं दिस लेटर इज़ नॉट ए कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन, आगे यूनिवर्सिटी की मर्जी है आपको एडमिशन देती है या नहीं देती, हमारा काम पूरा हो गया। तो इसी तरह आपको जो है ना एक इवोल्यूशन रिज़ल्ट भेजेगा, उसमें आपका एक और इवोल्यूशन रिज़ल्ट और एक इवोल्यूशन रिपोर्ट, एक में आपका CGPA भी लिखा होगा, मतलब आपका पाकिस्तानी CGPA होगा, लेकिन ये उसको जर्मन में भी करके बताएगा, आपको भी बताएगा और यूनिवर्सिटी को भी बता देगा कि इस बंदे को एडमिशन देना है कि नहीं देना। मतलब यूनिवर्सिटी का तो अपना क्राइटेरिया है, लेकिन वो उसको CGPA बता देते हैं कि इसका इतना CGPA, आगे आप खुद देख लें। वो लोकल जर्मन में हो गया तो आप सबके CGPA जो है यहाँ पे जर्मन में होंगे, कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद वो क्राइटेरिया जो भी उनका मेरिट है या जो भी रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन है, तो उसके मुताबिक आपको एडमिशन देंगे। अच्छा, लास्ट में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और अब आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पे आपने अप्लाई कर दिया किसी यूनिवर्सिटी के लिए और आपको 2-4 दिन बाद ख्याल आया कि नहीं भाई उसमें नहीं होना एडमिशन, उसका क्राइटेरिया बहुत हाई है, तो आप अपना कैंसिल भी कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ भी कर सकते हैं और आपकी पेमेंट वापस हो जाएगी। लेकिन ये आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल करना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी के तरफ चला गया और वो उस पर कंसीडरेट करने लग गए, आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसीडरेशन आ गई, तो वो उसके बाद आपको पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि उनका उस पर काम हो गया। लेकिन अगर आप फौरी कर देते हैं, 1-2 दिन बाद कर देते हैं, तो फिर आपकी पेमेंट जो है वो वापस कर देते हैं। और कोशिश करेंगे फ़ौरन ही, मतलब अगर पेमेंट कर दी है तो उसके चंद घंटे बाद अगर आप करेंगे तो फिर तो इजीली आ जाएगी। अगर चंद दिन गुजर गए या हफ्ता 2 गुजर गया तो फिर जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो आपकी पेमेंट रिवर्स होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी अंडर कंसिडरेशन में चली जाएगी और उनका वर्क शुरू हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपके डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, इस लेवल पे मतलब अप्लाई करने के लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि ठीक है अगर अटेस्टेड हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना भी हों तो चलेगा। जब आपने जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू के लिए जाना तब आपके पास ओरिजिनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, हर चीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से, तो फिर तो लाजमी है। लेकिन यहाँ इस लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़, मतलब अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अटेस्टेशन नहीं मांग रही होती हैं, अगर किसी ने मांगी होती है वो एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मेंशन करेगा। और लास्ट में ये कि आपने यूनिवर्सिटीज़ पे जो लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह जो भी अप्लाई करना है तो उनको रीनेम आप अच्छे से करें, ताकि वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को ही भेजें, ये ना वो मिक्स हो जाएं उनसे। आप अगर आप रीनेम ही नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो उनको मुश्किल होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एडमिशन लेटर है। तो कोशिश करें कि रीनेमिंग जो है वो उसी कन्वेंशन के तहत करें जिस तरह मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। So yeah, that was it for today and I hope this video would be helpful for you. If this is the case then you can help me in 2 ways. First, like this video and secondly subscribe this channel. तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।